आज के क्लास में हम लोग को दूरदर्शक के बारे में पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेलीस्कोप। दूरदर्शक का काम होता है दूर के वस्तुओं को साफ दिखाना, दूर के वस्तुओं को बड़ा करके दिखाना, ठीक, जिससे हम लोग क्या कर पाते हैं, दूर के वस्तुओं को क्लियर ढंग से हम लोग देख पाते हैं। इसे हम लोग नॉर्मल भाषा में इसको दूरबीन कहते हैं। तो दूरबीन बोले या दूरदर्शक बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है। दूरबीन या दूरदर्शक एक प्रकार के प्रकाशीय यंत्र है। ये सब के सब प्रकाशीय यंत्र में ही आता है। जो सूक्ष्मदर्शी भी होता है वो भी प्रकाशीय यंत्र के अंदर ही आता है, जिसका उपयोग बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। और बेशक बहुत ज़्यादा दूरी पर कोई वस्तु है तो उसको साफ साफ देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं को आने वाले किरणें समांतर होती है। हमको पता है कि जो भी अनंत दूरी पर कोई भी वस्तु रहता है और उससे आने वाले जो भी किरणें लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, समांतर लेते हैं, ठीक। तो खुली आंख पर वस्तु द्वारा आंतरिक दर्शन कोण बहुत छोटा हो जाता है। अब देखो, इस कारण से जो दर्शक कोण बनता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। फलतः वस्तु छोटे आकार के बहुत प्रतीत होते हैं। दूरदर्शक द्वारा दर्शक कोण का मान क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देने लगता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, दूरदर्शक हेडिंग डालना है और दूरदर्शक को लिख लेना कि होता क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। सिंपल इसका उपयोग करते हैं दूर के वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, दूरदर्शक का या दूरबीन का। ठीक है। तो जो दूरदर्शक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अपवर्तक दूरदर्शक होता है, दूसरा परावर्तक दूरदर्शक होता है। एक अपवर्तन की घटना से हम लोग क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। एक परिवर्तन की घटना कराकर हम लोग किसी वस्तु को बड़ा करके देखते हैं। जब हम लोग अपवर्तन घटना कराकर देखेंगे तो उस वाले दूरबीन को अपवर्तक दूरदर्शक कहेंगे। और जो हम लोग को परिवर्तन घटना कराकर हम लोग वस्तु को बड़ा करके देखेंगे उसको हम लोग परावर्तन दूरदर्शक के नाम से जानेंगे। खगोलीय दूरदर्शक एक अपवर्तक दूरदर्शक, अब जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है खगोलीय दूरदर्शक होता है, खगोलीय दूरबीन होता है जो कैसा होता है, अपवर्तक दूरदर्शक होता है। खगोलीय दूरदर्शक के विशेष रूप से आकाशीय पिंडों जैसे सितारों और ग्रहों के प्रेक्षण में उपयोग किया जाता है। इसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है खगोलीय दूरदर्शक का। इसके द्वारा हमेशा वस्तु उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जो इसका प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है। अतः पृथ्वी की वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कोई पृथ्वी की वस्तु है तो उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग को उल्टा दिखाई देने लगेगा। क्योंकि सभी आकाशीय पिंड, इसीलिए खगोलीय दूरदर्शक का नाम भी लिखा हुआ है। आकाशीय पिंड को गोलीय होते हैं और उन्हें देखने में कठिनाई नहीं होती है, उल्टा सीधा आभास नहीं होता। अब देखो, जितना भी हम लोग बात करेंगे, अगर हम आकाशीय पिंड मतलब जो आकाश में हम लोग को दिखाई देता है सब गोल ही दिखाई देता है, कुछ अलग दिखाई देता है क्या, जितना भी होता है सब गोल ही दिखाई देता है। तो इसको उल्टा करके देखें या सीधा करके देखें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, देखने में कोई कठिनाई नहीं होता है। लेकिन अगर पृथ्वी के चीज़ों को, वस्तु को देखेंगे, दूर के वस्तुओं को, तो उल्टा दिखाई देगा तो हम लोग देखने में कठिनाई होगा। इसलिए खगोलीय जो दूरदर्शक होता है ना, इसलिए जो खगोलीय दूरदर्शक होता है उसका इस्तेमाल हम लोग पृथ्वी के वस्तुओं को देखने के लिए नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग आकाशीय पिंड में जितना भी वस्तु होते हैं सभी को देखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका, तो खगोलीय दूरदर्शक का। बताया जाए दूरदर्शक का समायोजन, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट का ये समायोजन का मतलब, यहाँ पर समायोजन का मतलब सिंपल है एडजस्टमेंट का मतलब निकलता है समायोजन का मतलब होता है कि हम लोग उसको किस प्रकार से सेट करेंगे, ठीक है। दूरदर्शक जो होता है उसको किस प्रकार से सेट करेंगे जो हम लोग को प्रतिबिंब उसका क्लियर रूप से दिखाई दे, उसी के बारे में दिया हुआ है। तो ये भी जो होता है दो प्रकार के देखने को मिलता है। दूरदर्शक का जो खगोल समायोजन होता है दो प्रकार के, सामान्य समायोजन होता है, दूसरा स्पष्ट स्थिति के न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन होता है। सबसे पहले यहाँ पर तो दूरदर्शक का दो प्रकार लिख लेना है कि दूरदर्शक दो प्रकार के होते हैं। पहले शॉर्ट हेडिंग डालना है, दूरदर्शक दो प्रकार के होते हैं, दोनों का नाम यहाँ पर लिख लेना है।
दोनों का नाम लिख लेना है। सिंपल है। अपवर्तन का मतलब क्या, अपवर्तन दूसरा का मतलब उसमें अपवर्तन की घटना कराया जाएगा, अपरिवर्तन का मतलब उसमें परिवर्तन की घटना कराया जाएगा, जिसके दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको शायद लिखने की जरूरत नहीं है। सामान्य संयोजन एक होता है अस्पष्ट स्थिति के न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन। दूरदर्शक सामान्य समायोजन में उस समय होता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, लेकिन प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए दर्शन कोण वस्तु द्वारा बनाए गए कोण से अधिक होता है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है जो सामान्य समायोजन होता है वो कब कराया जाता है, जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। अनंत पर ही बनेगा, लेकिन जितना वस्तु था उससे उसका दर्शन कोण बड़ा हो जाता है, मतलब वस्तु से ये बड़ा दिखता है। ठीक है। दूसरा है समायोजन का दूसरा विधि, अंतिम प्रतिबिंब नेत्र से स्पर्श दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बनेगा। इसमें क्या किया जाता है कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनाया जाता है, नेत्र के जो न्यूनतम दूरी हम लोग डी से दिखाते हैं उस पे बनाया जाता है, अर्थात नेत्र के निकटतम बिंदु पर बनता है। और इस समय आँख का समंजित रहता है और प्रतिबिंब भी स्पष्ट दिखाई देता है इसमें। ठीक है। यदि ये दो प्रकार से हम लोग देखने को मिलता है, जैसे अब लिख ही लेना है इसको भी। दूरदर्शक का समायोजन हेडिंग डालना है, दोनों का नाम सबसे पहले लिखना है। एक एक करके एक नंबर सामान्य समायोजन लिख के सामान्य समायोजन हेडिंग डाल के तब इसको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ से तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ठीक है। दूसरा हेडिंग डालना है बी नंबर देख के स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन। और दूसरा इसको लिखना है यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख ले। ठीक है। ये कंप्लीट यहाँ तक लिख लेना है। दूसरा हेडिंग डाल के स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी का समायोजन। तो दो प्रकार के हम लोग प्रतिबिंब देखने को मिलता है। किसमें, तो दो प्रकार का हम लोग एडजस्टमेंट कराते हैं प्रतिबिंब को बनाने के लिए। एक हम लोग का प्रतिबिंब अनंत पे दिखता है, लेकिन अनंत का वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे दिखता है लेकिन बड़ा करके दिखाया जाता है। एक में अनंत का वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे, न्यूनतम दूरी पर दिखाया जाता है। और न्यूनतम दूरी कौन सा, तो स्पष्ट जिसका जहाँ तक हम लोग जो आँख में स्पष्ट रूप से देख सके उसको हम लोग डी बोल रहे हैं, उतना दूरी पर हम लोग प्रतिबिंब दिखाया जाता है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे खगोलीय दूरदर्शक का काम होता है कि जो ब्रह्मांड में जो आकाश में हम लोग को जो वस्तु दिखता है उसका प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस बात को ध्यान में रखना है कि खगोलीय दूरदर्शक जो होता है वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बना के देता है, लेकिन जितना भी आकाशीय पिंड होता है वो सब क्या होता है, गोलीय आकार का होता है। इसलिए उल्टा दिखाने के बावजूद भी हम लोग कोई असर नहीं पड़ता है, देखने में कोई दिक्कतें नहीं आता है। खगोलीय दूरदर्शक में दो समाक्षीय उत्तल लेंस होता है। इसमें दो समाक्षीय का मतलब बता दिए कि एक ही एक्सिस पर दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो एक उत्तल लेंस को O से दर्शाया जा रहा है, दूसरे को E से दर्शाया जा रहा है, जो चित्र 3.4 में दिखाया गया है, नीचे में देख सकते हैं। वस्तु की ओर आने वाले लेंस की अभिदृश्यक बोला जाता है। जो वस्तु की ओर आने वाले लेंस को, जो वस्तु की ओर लेंस लगा हुआ रहेगा उसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसके पहले भी हम लोग देखे थे जो वस्तु लेंस भी कहते हैं। और जो आँख के समीप लेंस रहते हैं उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसको हम लोग फिर से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में पहले से चर्चा कर चुके हैं कि क्या होता है कि एक अभिदृश्यक लेंस होता है, एक और नेत्रिका लेंस होता है। जो आँख की ओर लेंस होता है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं, जो वस्तु की ओर लेंस होता है उसको हम लोग अभिदृश्यक के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर वस्तु इधर है तो इधर वस्तु है तो ये वाला लेंस को हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहेंगे। अगर हम आँख मेरा इधर से देख रहे तो इस वाला लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस वाले लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, तो नेत्रिका लेंस के नाम से जानेंगे। दोनों लेंस धातु के दो समाक्षीय नलियों से घिरा समाक्षीय नलियों के सिरों पर लगे रहते हैं। तो दोनों लेंस जो समाक्षीय नली होता है दोनों के सिरों पर ही लगा, अंत में ही लगा रहता है, जिसके बीच की दूरी
OE होता है, जो दोनों के लेंस के बीच की दूरी, यहाँ पर O और E दिया, दोनों के लेंस के बीच की दूरी OE नेत्रिका नली के अभिदृश्यक नली के भीतर एक दंड चक्र द्वारा खिसका कर संबंधित की। अब देखो ये जो लेंस लगा रहता है ना, ऐसा नहीं कि फिक्स है, इसको ऐसा सेट किया जाता है कि इसको इधर से इधर क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, ठीक है, और दूरी को कम बेसी कर सकते हैं। चूंकि दूरदर्शक से दूर की वस्तु देखी जाती है, अतः उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु से आने वाले प्रकाश के किरणों का अधिक मात्रा में संग्रह करना आवश्यक होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश किरण को संग्रह कर सके, ले सके, अतः अभिदृश्यक के अभिमुख तथा फोकस दूरी बड़े होते हैं। जो अभिदृश्यक लेंस होते हैं तो उसका बात करेंगे तो उसका फोकस दूरी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और नेत्रिका की फोकस दूरी अभिमुख दोनों छोटे होते हैं। तो देखो, तो जो नेत्रिका का फोकस दूरी होता है वो छोटा होता है। यदि नेत्रिका का अभिमुख बड़ा हो तो कुछ किरणें आँख में न जाकर इधर उधर बिखर जाते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है, अगर नेत्रिका का अभिमुख बड़ा कर दिया जाए तो किरणें आँख में न जाकर, अभी देखो एक होता है अभिमुख और दूसरा है उसके फोकस दूरी। अभिमुख मतलब यहाँ पर ये दूरी कितना है, प्रकाश को एंट्री करने के लिए बड़ा है कि छोटा है, उसके बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक, मतलब हमेशा लेंस बनता है तो ऊपर से इसका कुछ ऊंचाई होता है ना, तो वही दूरी को अभिमुख बोला जा रहा है, जिससे एंटर करता है प्रकाश की लाइन। तो इसीलिए यहाँ पर नेत्रिका जो होता है उसको बड़ा ज़्यादा नहीं किया जाता है, उसका अभिमुख ज़्यादा बड़ा नहीं किया जाता है, इसलिए कि मान लो कि आँख है इतना, अगर इसको बड़ा कर दिया जाए तो पता चला सारा लाइट आँख में आएगा ही नहीं, ये इधर उधर निकल जाएगा। अब ये जो बनाया जाता है सामान्य समायोजन में प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। पहले सामान्य समायोजन कराकर प्रतिबिंब का निर्माण इसमें कराया जाता है, इसका फिर आवर्धन क्षमता भी बताया जाता है। दूसरा, इसमें फिर से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर लाकर इसका समायोजन कराया जाता है। दो प्रकार के इसमें प्रतिबिंब बनाया जाता है, एक स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनाया जाता है और एक सामान्य संयोजन पर इसका प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालना है। क्या हेडिंग डालना है? तो खगोलीय दूरदर्शक हेडिंग डालना है, और इसमें भी दो लेंस होता है और दो लेंस, पहले इसको इतना लाइन लिख लेना है। अब ये लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इसको पहले भी लिखवा चुके हैं, एक लाइन यहाँ तक लिख लेना है सबसे पहले। अब आते हैं इसमें सबसे पहले ए नंबर दे के लिखना है, इसके अंदर ए नंबर देकर लिखना है सामान्य समायोजन में प्रतिबिंब का निर्माण। सबसे पहले इसमें कौन सा प्रतिबिंब बनाना है? सामान्य समायोजन में प्रतिबिंब का निर्माण, हेडिंग डाल देना है। ठीक है, अब इसको पहले देख लेते हैं क्या है। दूरदर्शक के सामान्य समायोजन के अनंत पर स्थित वस्तु का अंतिम आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना है? मतलब जो वस्तु अनंत पर ही रहेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब बनाना है उसको भी अनंत पर ही बनाना है। उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना है? अनंत पर ही बनाना है। इसे अनंत के लिए फोकस करना भी कहा जाता है। सामान्य समायोजन की अवस्था में प्रतिबिंब का निर्माण के लिए किरण आरेख निम्नलिखित दिया हुआ है। अब देखो, इसका प्रतिबिंब हम लोग कहाँ पे बनाना है? तो अनंत पर ही बनाना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से किया जा रहा है। अब देखो, जब वो वस्तु अनंत पे रहता है, यहाँ पर कहीं पर वस्तु है अनंत पे है, इस वस्तु को देखना चाहते हैं, गोलीय वस्तु होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जब भी अनंत पर वस्तु होता है तो समांतर किरण आता है। दो किरण ले रहे हैं समांतर, ये दोनों समांतर किरण है। एक तो केंद्र से जाकर सीधा निकल जाएगा, और एक जो किरण यहाँ से मुड़ेगा, तो मुड़ने के बाद यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। फिर यहाँ पे जो दूसरा लेंस है, जो नेत्रिका लेंस है, ये कौन सा था? ये लेंस जो है, ये वाला लेंस, अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताया कि ये वाला कौन सा लेंस है? अभिदृश्यक लेंस है, इसलिए कि वस्तु की ओर है। और इसका फोकस दूरी देख सकते हैं, फोकस दूरी ऐसा सेट किया जाता है, देखो फोकस दूरी ऐसा सेट किया जाता है जो अनंत पे, हमको पता है कि अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण, उसका जो प्रतिबिंब बनता है इसके फोकस पे बनता है, तो इसके फोकस पे यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। और जब वस्तु अनंत पे रहता है, फोकस पे रहता है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है सबको पता है कि अनंत पे बनता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो, यहाँ से ये जो पहले एंगल है, ये अल्फा, यही एंगल ये दृष्टिकोण है, तो इसका क्या है? इस ये एंगल में देखो यहाँ पर वृद्धि हो चुका है। बाद में जो ये एंगल बना है बीटा, ये एंगल बढ़ चुका है।
तो अब यहाँ से जब देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, अनंत पे दिखाई देगा कि वस्तु यहाँ पर किस पर रखा हुआ, फोकस पर तो वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ पे दिखाई देगा, अनंत पे, लेकिन बड़ा होके दिखाई देगा, लेकिन क्या होगा, बड़ा होके। और यहाँ एफओ जो फोकस दूरी है किसका फोकस दूरी है, तो ऑब्वियस है किसका, ये, तो ये जो लेंस है, कौन सा लेंस है, अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी है। और ये एफई जो है ये कौन सा लेंस की फोकस दूरी है, तो ये वाला नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। यहाँ पे ये ई जो दर्शाता है आई को दर्शाता है, मतलब आँख के पास है, वो यहाँ पे दर्शाता है, ये ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, मतलब ये वस्तु के पास है। तो ये हम लोग का क्या है कि दूरबीन है जिसके अंदर ये दो लेंस लगाया जाता है, दोनों का दोनों उत्तल लेंस ही होता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो सिंपल इसमें हेडिंग डाल के ये डायग्राम बना लेना है, और डायग्राम बना के हम यहाँ पर डेरिवेशन वगैरह आप कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसका क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका आवर्धन क्षमता लिखेंगे। हम लोग आवर्धन क्षमता जानते हैं क्या होता है, इसका आवर्धन क्षमता लिखेंगे, आवर्धन क्षमता इसका कितना होता है, तो यही चीज याद रखना है, एम बराबर लिख लेना है, आवर्धन हेडिंग डाल के आवर्धन क्षमता हेडिंग डाल के एम बराबर लिखना है माइनस एफ नॉट बाई एफ ई। जहाँ पे लिख लेना है जहाँ ये एफओ और एफ ई के अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, यहाँ तक लिख लेना है। सिंपल इसका आवर्धन क्षमता ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें एक और चीज याद रखना है, नली की लंबाई। नली की लंबाई हम पहले से बता चुके हैं कि नली की लंबाई देख क्या होता है, तो दोनों फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, नली की लंबाई कहते हैं, जिसको हम लोग एल से दर्शाते हैं। यहाँ लिख भी लेना है यहाँ तक, इसको नहीं याद रहेगा तो नली की लंबाई क्या होता है, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी को। और यहाँ देख सकते हैं अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी कितना होगा, इससे वाला भी लिख लेना, एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई लिख लेना है, इसलिए कि ये वाला एफ जो है फोकस, दोनों को फोकस दूरी को जोड़ेंगे तो दोनों के बीच की दूरी निकल के सामने आए। दूसरा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो है स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना। था अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनेगा, अनंत पे नहीं बनेगा। तो दूरबीन द्वारा ये हम लोग को पास में, बहुत ज्यादा पास में दिखेगा, ठीक, ये हम लोग को क्या होगा, बहुत ज्यादा पास में दिखेगा। तो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बी नंबर दे के लिखना है इसको, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना। यदि अंतिम प्रतिबिंब को स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर देखना हो तो नेत्रिका को प्रतिबिंब पीकी की ओर इतना खिसका दिया जाए, नेत्रिका का प्रतिबिंब जो पीकी की ओर इतना खिसका दिया जाए, पीक्यू नेत्रिका की फोकस दूरी के भीतर पड़े और अंतिम प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश आँख के स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर पड़े। अब यहाँ पर जैसे इस डायग्राम भी में ही समझ सकते हैं, उस आगे उस डायग्राम में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ से भी ये भी समझ सकते हैं कि देखो अभी यहाँ पे इस वाले जो यहाँ वस्तु रखा हुआ है अनंत पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनाया जा रहा है, फोकस दूरी पर। अब इसको थोड़ा सा और पास खसका देंगे, ये दोनों लेंस को और थोड़ा पास खसका देंगे, तो ये जो यहाँ पे बन रहा है कहाँ पे बनने लगेगा, और इसके फोकस के अंदर। अब यहाँ इसका फोकस इधर, जब लेंस को इधर लेके आएंगे, ऑब्वियस है इस लेंस को जब इधर लेके आएंगे तो इसका फोकस इधर आ जाएगा और इसका फोकस यहाँ तक रहेगा, इसका फोकस यहाँ तक तो रहेगा ही, लेकिन इसका फोकस यहाँ पे आ जाएगा, एफ ही यहाँ पे आ जाएगा। तो जब एफ ही यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बना इसके फोकस के अंदर बन जाएगा, और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस के अंदर बनता है तो फिर इसका एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा जो इधर देखने को मिलेगा, और इससे क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। और ये कितना ऐसा सेट किया जाता है कि ये जो प्रतिबिंब बने इस लेंस से कितना दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर बन जाए, ठीक। तो इस प्रकार से इसको सेट किया जाता है। अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे कि हम लोग लेंस को इधर से उधर खसका सकते हैं, तो एक ही से हम लोग दोनों काम कर सकते हैं। ये हेडिंग डाल लिए, इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। थोड़ा देर पहले ही यहाँ पे बता दें, अब यहाँ पर इसका फोकस बिंदु यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं नेत्रिका का फोकस बिंदु। अब यहाँ पर लेंस को थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर दिए, तो अब प्रतिबिंब तो इसका तो अपना फोकस पे ही बनेगा, इसका फोकस यहाँ पे, तो इसका फोकस पे यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। अब जब यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है फोकस के अंदर, तो इस लेंस के लिए अगर फोकस के अंदर ये प्रतिबिंब बनाती है, वस्तु हो गया। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है और बड़ा बनता है, हम लोग जानते हैं, तो इसी और इसका प्रतिबिंब इधर हम लोग को दिखाई देने लगेगा। इसके पहले भी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे। तो ये डायग्राम बनाना है, सारा सिस्टम इसमें दिखा लेना है।
दिखाने के बाद इसका भी हम लोग सिर्फ आवर्धन क्षमता ही लिखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसका जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है तो पहले हेडिंग लिख लेना ऊपर आवर्धन क्षमता, ठीक। तो आवर्धन क्षमता लिखने के बाद इसको यहाँ से लिख लेना है -FO/AP1 + AP/D। इसमें सब कुछ पता ही है और डी के बारे में पता ही है। डी के बारे में पहले से भी लिखा है कि स्पष्ट दृष्टि की ये न्यूनतम दूरी होता है, स्पष्ट दृष्टि के ये न्यूनतम दूरी होता है क्या, डी, ठीक है। तो बात यहाँ पर समझ में आ गया होगा, तो सिर्फ यही इसमें याद रखना। दूसरा इसमें अगर बात करेंगे दूरदर्शक की लंबाई का बात करेंगे, तो दूरदर्शक का जो लंबाई होता है इसको लिखना है। इसमें क्या होता है, L बराबर F0 + D FE / D + FE। ये दूरदर्शक की लंबाई इसमें चेंज हो जाता है, इसलिए कि दोनों का फोकस दूरी के योगफल के बराबर नहीं होता है। जो इसमें पहला दूसरा नेत्रिका से जो कितना दूरी पर x दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो वो जो दूरी होता है उसको भी लिख लेना है, x का मान DFE/D + FE, D + FE, ये भी लिख लेना है। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ से नोट डाउन कर लेना है, D + F। तो ये जो दूरदर्शक था कैसा दूरदर्शक था, तो ये जो दूरदर्शक था ये अपवर्तक दूरदर्शक था। अब जो पढ़ना है हम लोग को दूरदर्शक, कौन सा दूरदर्शक पढ़ना है, तो परावर्तक दूरदर्शक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। परावर्तक दूरदर्शक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं एक दो, और ज़्यादा इसमें खास कुछ रहता नहीं, तो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि अनंत से आते हुए प्रकाश किरण को एक दर्पण से क्या किया जा रहा है, गोलीय दर्पण से टकराया जा रहा है। टकराने के बाद फिर वापस ही यहाँ से रिटर्न हो रहा है और फिर एक दर्पण से इसको टकराया जाता है और इसको क्या किया जाता है, एक गोलीय सतह के अंदर लेके जाया जाता है, जिस यहाँ पे आँख रहता है, ये यहाँ पर मान सकते हैं कि लेंस की तरह काम करता है। ये यहाँ पर कैसा काम करता है, एक लेंस का काम करता है। तो ये यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है और यहाँ पहुँचने के बाद आंखों तक पहुँचता है तो ये प्रकाश किरण फैल जाता है, तो हम लोग को प्रतीत होता है कि ये पीछे से आ रहा है। तो इसका प्रतिबिंब हम लोग जहाँ पे वस्तु रहता है वहीं पर उसका प्रतिबिंब दिखता है, ठीक। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है, वहीं पर नहीं, मतलब उसके 12 यहाँ पर प्रतिबिंब इसका देखने को मिलता है। यहाँ पर परावर्तन का यूज किया गया है, तो वह चीज़ इसके लिए इसको बोला जाता है परावर्तक दूरदर्शक, इसको बोला जाता है। वैसे कैसी किरण का परावर्तक दूरदर्शक एक और दिया हुआ है, यहाँ पर भी सेम उसी वही प्रोसेस है। यहाँ अनंत से प्रकाश की किरण आ रहा है, ये वस्तु अनंत पे है, प्रकाश किरण आ रहा है। यहाँ पर परावर्तक यहाँ पर 2 परावर्तक लगा के रखा गया है। टकराने के बाद फिर यहाँ पर इस दर्पण से अपवर्तन परिवर्तन की घटना हो रहा है, यहाँ से भी यहाँ पर परिवर्तन की घटना हो रहा है और यहाँ पे होल रहता है, जिससे ये दोनों प्रकाश किरण निकल के इस लेंस पर जाएगा। दोनों प्रकाश किरण इस लेंस पे जाएगा और इस लेंस से यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगा और फिर हम लोग क्या होगा, अपवर्तन घटना होने के बाद ये कहीं मिलेगा या मिलते हुए प्रतीत होगा, तो फिर इस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। इस प्रकार से होता है परावर्तक में, कुछ खास होता नहीं है, इसको तो ऐसे ही बता दिए। जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसके बारे में ही जानेंगे। आँख के बारे में पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी अभी देख लेते हैं। आँख का यहाँ पर कुछ खास यूज है नहीं। नेत्र लेंस, मानव नेत्र इस प्रकार से देखने को मिलता है। मानव का अंदर यहाँ पर ही लेंस लगा रहता है, जिसका आकृति कैसा दिखता है, जिसका आकृति हम लोग को उत्तल लेंस का दिखता है। यही यहाँ पर मानव के आँख के अंदर यहाँ पर ये लेंस लगा रहता है। हम लोग को जो यहाँ पे काम होता है, जिसका यूज होता है हम लोग समझने के लिए, वो क्या क्या होता है, रेटिना होता है, जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक दो चीज़ें समझ लेते हैं, इसमें खास कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे नहीं, एक दो चीज़ें समझने वाला है। जैसे कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। दूसरा यहाँ पर कुछ स्क्लेरोटिन
रोटीन, इसको ये क्या होता है, तो आँख के गोले को ऊपरी मोटे और सफेद अपारदर्शी आवरण कोई श्वेत पटल कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। तो श्वेत पटल जो आँख के गोले के आँख का जो गोला होता है उसके ऊपरी मोटे और सफेद अपारदर्शी, ये सफेद होता है और अपारदर्शी होता है, ये पारदर्शी नहीं होता है, अपारदर्शी होता है, जिससे आर पार किरण नहीं जा सकता है। ये श्वेत पटल होता है जो सादा सादा हम लोग को रहता है। दूसरा है कॉर्निया। आँख के गोले के सामने वाले केंद्रीय पारदर्शी तह को कॉर्निया कहा जाता है। आँख के गोले के सामने वाले केंद्रीय जब केंद्र में रहता है और पारदर्शी होता है, मतलब उससे प्रकाश किरण आर पार हो सकता है, उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। यह आँख के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक उभरा हुआ रहता है और ये उत्तल होता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से होकर क्या करती है, अंदर की ओर जाती है। कोराइड एक दिया हुआ है, तो श्वेत पटल के नीचे अंदर की ओर गहरे भूरे रंग की जो दिखाई देता है एक झिल्ली होती है जिसे कोराइड कहते हैं। यह अपने गाढ़े रंग के कारण आँख के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ये गाढ़े रंग के कारण क्या करता है, आँख के जो प्रकाश होता है, ऑब्वियसली जो गाढ़ा रंग होता है वो ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है, तो ये इसलिए अवशोषित कर लेता है। इसके द्वारा किसी प्रकार के आंतरिक परिवर्तन नष्ट हो जाता है। आंतरिक परिवर्तन इसके कारण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कोई भी आंतरिक परिवर्तन मतलब नहीं होता है। आगे दिया आइरिस। यह भाग कॉर्निया के पीछे अपारदर्शक डायफ्राम के रूप में होता है। तो ये कॉर्निया के पीछे होता है, ठीक है, डायफ्राम के रूप में देखने को मिलता है। ये भी अपारदर्शक होता है, जिसके अभिमुख से प्रकाश आँख के भीतर जाता है और अभिमुख के पुतली कहा जाता है, तो उसको हम लोग पुतली भी कहते हैं। आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश का परिमाण घटाया बढ़ाया जाता है। आइरिस ही ऐसा है जो सहायता करता है कि प्रकाश ज़्यादा जाए कि अंदर, ज़्यादा मात्रा में प्रकाश आँख के अंदर जाए या कम मात्रा में जाए, ज़्यादा मात्रा में जाए या कम मात्रा में जाए। अब देखो, जब हम लोग लाइट में निकलते हैं, प्रकाश के लाइट में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम मेरे आइरिस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसलिए हम लोग को ज़्यादा प्रकाश उस टाइम नहीं जाना चाहिए, प्रकाश का लाइट हम लोग को ज़्यादा हम लोग आँखों में नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि उस टाइम हम लोग क्या होता है ज़्यादा। लेकिन जैसे अंधेरा हो जाता है, जैसे रूम से क्या होता है, जब घर कहीं बाहर से हम लोग रूम में आते हैं तो लाइट जलता है, फिर भी हम लोग को अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, तो उस टाइम हम लोग आइरिस जो होता है ना छोटा हो गया रहता है, जिसके कारण अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे आइरिस फिर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिससे फिर हम लोग को अंधेरा जो दिखाई देता है फिर से क्लियर दिखाई देने लगता है। वैसे जैसे हम लोग घर रूम में से जैसे बाहर निकलते हैं, देखिए बार लगता है कि प्रकाश हम लोग आँख में बहुत तेजी से आ रहा है, तो उस टाइम हम लोग उस टाइम क्या होने लगता है, फिर धीरे धीरे हम लोग को वैसा नहीं लगता है, इसलिए कि आइरिस जो होता है बड़ा हुआ रहता है, वो छोटा होने लगता है। इसका काम ही होता है सिकुड़ना फैलना। नेत्र लेंस के बारे में दिया, तो वही यहाँ पे जो नेत्र लेंस लगा रहता है जो कि अपवर्तन की घटना इसमें कराता है, तो उसी को हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं और ये उत्तल लेंस की तरह दिखता है। ये सिलियरी पेशियों से जुड़ा हुआ रहता है। ये किससे जुड़ा रहता है, सिलियरी पेशियों से ये नेत्र लेंस से जुड़ा रहता है। सिलियरी पेशियों के कारण ही नेत्र लेंस कभी मोटा हो जाता है, कभी थोड़ा पतला हो जाता है, मोटाई में परिवर्तन इसका देखने को मिलता है। तो ये कौन कराता है, सिलियरी मांसपेशियां कराता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यही वाला, ये जिससे जुड़ा हुआ सिलियरी मांसपेशियां है, ठीक। तो यही क्या होता है, कभी इसको खींच लेता है तो पतला कर देता है, फिर यहाँ पर सिकुड़ा देता है, दबा देता है तो मोटा कर देता है। ये इसलिए करता है कि हम लोग को हर एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना रहता है, रेटिना पे बनाना रहता है, ठीक। इस कारण से ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग को हर एक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, तो हम लोग हर एक वस्तु को देख नहीं पाएंगे। इसमें कशाप द्रव भी भरा हुआ रहता है, इसके बारे में जानना। रेटिना वही दिया हुआ है, रेटिना के बारे में यहाँ पर दिया भी है। तो रेटिना कोराइड के भीतर वाले पिछले भाग पर एक अर्ध पारदर्शी लेकिन सूक्ष्मग्राही परत रहती है, जो स्नायुरेशों तथा रक्त कोशिकाओं की बनी होती है। इस परत के दंड और शंकु की बारीक रचनाओं का जाल होती है। इसे आँख का पर्दा या रेटिना कहते हैं। रेटिना के भीतरी सतह पर एक गोल पीला धब्बा होता है, जिसे हम लोग पित्त बिंदु भी कहते हैं। पित्त बिंदु के केंद्र के मध्य गर्त
नामक एक छोटा गड्ढा होती है। रेटिना का सबसे अधिक सूक्ष्मग्राही भाग होती है। रेटिना जिस स्थान पर प्रकाश स्नायु प्रवेश करती है वह स्थान के लिए तकनीक संवेदी नहीं होती है। यह स्थान आँख के अंध बिंदु कहा जाता है। तो मतलब ये इस पर प्रकाश वगैरह मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ता है। अब ये आँख के कार्य पर अब यहाँ पर दिया लेंस नेत्र लेंस के मध्य बिंदु तथा गर्त से होकर जाने वाले काल्पनिक रेखा दृष्टि अक्ष के कहते हैं। कॉर्निया और मध्य बिंदु से होकर जाने वाले काल्पनिक रेखा को प्रकाशिक अक्ष कहते थे। इतना जानने की जरूरत नहीं। एक समंजन क्षमता, समंजन क्षमता क्या होता है? तो वही चीज यहाँ पर बता रहे थे। समंजन क्षमता की आँख को मतलब आँख का काम ही आँख का लेंस का काम होता है कि किसी भी प्रतिबिंब को क्या करता है मतलब हमेशा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे बना लेता है। ये किस कारण से कर पाता है? तो समंजन क्षमता के कारण ही कर पाता है। तो ये कैसे कर पाता है? तो ये आँख का जो लेंस होता है उसका फोकस दूरी में हमेशा परिवर्तन करने की क्षमता जो होता है उसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। अच्छा, कभी कभी समंजन क्षमता के बारे में पूछता भी है, इसलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं समंजन क्षमता। इसे ये 10 क्लास में ज़्यादा पूछता है, तो समंजन क्षमता के बारे में लिख लेना है। लिखना है आँख के लेंस अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता को अपने फोकस दूरी को परिवर्तित करके रेटिना पे बनाने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। रेटिना पे बनाने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। रेटिना पे बनाने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इतना लिख लेना है। कुछ चीजें दिक्कत ना हो उसके लिए कुछ बिंदु लिखते चलना है। तो ये सब बिंदु ही लिखना है। दूर बिंदु लिखना है। दूर बिंदु किसको कहते हैं? तो ये हेडिंग डालना है दूर बिंदु। इसमें लिखना है जिस अधिकतम दूरी तक आँख की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसे आँख का दूर बिंदु कहते हैं। और सामान्य ये कहाँ पे होता है? अनंत पे होता है। सामान्यतः ये कहाँ पे होता है? अनंत। इसलिए कि हम अनंत के वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जितना अधिकतम दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। आगे लिखना है निकट बिंदु। हेडिंग डालना है निकट बिंदु। इसमें लिखना है जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है उसे आँख का निकट बिंदु कहा जाता है। ये लिख लेना है सामान्य आँख के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर लगभग होती है। तो ये तो याद ही होना चाहिए। एक और पॉइंट लिख लेना है, डॉटे करके आगे वाला पॉइंट लिख लेना है। आँख और निकट बिंदु के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी। ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जिसको हम लोग समांतर किससे दर्शाते हैं? डी से निरूपित करते हैं। तो ये अगला डॉट में लिखना है। ठीक, निकट बिंदु लिखने के बाद तो जो हम लोग को जितना निकटतम बिंदु हम लोग को जो होता है आँख का, उसको हम लोग स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग डी से दर्शाते हैं। इसका आगे यूज होने वाले इसलिए इसको हम लिखवा दिए। अब देखो हम लोग को जो दृष्टि दोष होता है, जो आंखों में गड़बड़ी होती है जिसके कारण हम लोग सही ढंग से नहीं देख पाते हैं, वो 4 प्रकार के पढ़ना रहता है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। तो आंखों में जो दिक्कतें आती हैं तो हम लोग को 4 प्रकार के देखने को मिलता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, ज़्यादा दूरदर्शिता, अस्टिगमेटिज्म। ये 4 प्रकार के दृष्टि दोष है। देखो ज़्यादातर कहीं पर भी निकट दृष्टि दोष को हो सकता है, ज़्यादातर लिख देता है मायोपिया। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखना है।
दृष्टि दोष और इसका निवारण, कि हम इसका निवारण कैसे करेंगे और कौन कौन से प्रकार का दृष्टि दोष होता है, तो ये हम लोग को आई थिंक इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। शायद दृष्टि दोष एक क्लास में ट्राई करेंगे कंप्लीट हो जाए। हाँ, एक क्लास में सारा दृष्टि दोष यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा हाई नहीं, इसको हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे।